हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इरोडोप की सीरीज का ये 14th लेक्चर है और इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड इम्पल्स। और इसमें हम लोग इरोडोप की 1.96, 1.97, 1.143, 1.144 और 1.150 से 1.154 यहाँ तक की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 1.96 में। एम मास दिया हुआ है, V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो एज ए प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखना, तुम्हें डेल्टा P निकालना है, चेंज इन मोमेंटम T सेकेंड्स में। एम मास को एज ए प्रोजेक्टाइल V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो और आपको मोमेंटम में इंक्रीमेंट डेल्टा P निकालना है T सेकेंड में। तो एक बात बताओ, इस पे जो फोर्स लगेगा वो M इंटू जी होगा और ये फोर्स कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर मैं लीनियर इंपल्स J निकालूं तो ये डायरेक्टली तुम F इंटू टी लगा सकते हो। तो ये आ गया M इंटू टी इंटू जी, और लीनियर इंपल्स ही चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। इसका मतलब यही डेल्टा P हो जाएगा। बस ये कह लेते हैं। देखो, पहले का आंसर ये है, डेल्टा P इक्वल टू एम टी इंटू जी वेक्टर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट फोर्स mg एक्ट कर रहा है, इसका मतलब लीनियर इंपल्स सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, और जो भी लीनियर इंपल्स आएगा वही चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P होगा। दूसरी बात, अब तुम्हें डेल्टा P का मैग्नीट्यूड निकालना है ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो अब आप ये बताओ, बी पार्ट में आप डेल्टा P का मॉड निकाल लो, लेकिन वो 0 से लेकर टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तक। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं यूज करूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ M कैपिटल T इंटू जी वेक्टर। इसका मॉड निकालना है, लेकिन यहां पे किस एंगल से फेंका था वो आपको नहीं दिया था, और ये हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके हैं। अगर तुम्हें याद होगा, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये बताओ कि जो T है, T का मतलब 2V0 साइन एल्फा अपॉन जी होता, लेकिन यहां पे साइन एल्फा तुम्हें मालूम नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कर चुके हैं। एक बार तुम्हें याद होगा कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ तो उसको कैसे निकालते हैं। तो उस केस में देखो क्या है, ये V0 है और ये जी वेक्टर है और ये अल्फा है। तो अगर मैं V0 डॉट जी लिखूं तो फिर ये आएगा V0 जी कॉस, ये वाला एंगल आएगा 90 प्लस अल्फा, और वो साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो ये आ गया V0 जी माइनस साइन अल्फा। इसका मतलब साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ V0 डॉट जी अपॉन V0 जी, और इस वैल्यू को तुम टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेस में पुट कर देना, यहां से आ जाएगा।
फाइनल आंसर तुम एक बार जरूर चेक कर लेना, जो भी मैं तुम्हें देता हूँ किस टाइप से निकलोगे, ये कर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है तो लीनियर इंपल्स सीधे फोर्स इनटू टाइम से निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी में साइन अल्फा तुम्हें नहीं दिया था, तो उस साइन अल्फा को फिर हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम प्रोजेक्टाइल मासन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 1.97 t इक्वल टू 0 पे स्टेशनरी है, मास m दिया हुआ है और इसमें एक टाइम वेरिंग फोर्स ये लगा हुआ है। और यहाँ पे अल्फा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे c आना चाहिए। c एक कांस्टेंट वेक्टर है और टाउ टाइम है ड्यूरिंग विच द गिवन फोर्स एक्ट्स। तो पहले में क्या कहता है सुन लो, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्शन ऑफ फोर्स कंटिन्यूड, मतलब जब तक फोर्स लगा रहता है तब तक तुम्हें मोमेंटम निकालना है। अब एक बात बताओ, पहले पार्ट में डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये क्या होगा, लीनियर इंपल्स होगा जे। और अब के तुम देखो कि फोर्स टाइम का फंक्शन नहीं है, फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो जो तुम इंपल्स निकालोगे वो इंटीग्रेशन से निकालोगे। और पी इनिशियल ये 0 दिया हुआ है क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था, और पी फाइनल यही एक्चुअल में पी है जो तुमसे पूछा हुआ है। इसका मतलब पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा लीनियर इंपल्स, और लीनियर इंपल्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी। और फोर्स तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है कि टाउ टाइम तक लगा हुआ है, तो इसका मतलब 0 टू टाउ कर देना। और फोर्स तुम्हें ऑलरेडी दिया ही हुआ, कितना लगा था, सी वेक्टर टी टाउ माइनस टी। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आपके फोर्स तुम्हें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है। इसका मतलब इंटीग्रेशन से तुम लीनियर इंपल्स निकालोगे, और लीनियर इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। और इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम ही p के इक्वल हो जाएगा, ये आ गया। अब दूसरी बात, आपसे कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल द फोर्स एक्टेड। अब सुनो, c एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही होगी c की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फोर्स वन डायमेंशनल हो गया। अगर आप देखो तो c की जो वैल्यू है, c एक कांस्टेंट वेक्टर है, और फोर्स अलोंग c वेक्टर है। इसका मतलब फोर्स 1D हो गया। अगर आप देखोगे तो फोर्स 1D हो गया, तो मैं चाहे तो वेक्टर हटा भी सकता हूं, फिर अगर 1D है तो वेक्टर हटा भी सकता हूं। और फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो वो एक्सीलरेशन बन जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अब मैंने वेक्टर हटा दिया, ध्यान रखना, सीधे सीधे मैं फोर्स अपॉन मास कर रहा हूं, तो वो आ जाएगा सी टी अपॉन एम, सी टी अपॉन एम टाउ माइनस टी। अब सिंपल है, बस हो गया। तुम्हें एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन पता चल गई, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन पता चल गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पता चल जाएगी।
और फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन पता चल जाएगी, और उसके बाद तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू टाउ। और छोटी सी बात, इंटीग्रेशन में तुम्हें हमेशा एक लिमिट चाहिए होती है कंप्लीट फंक्शन बनाने के लिए, तो यहां पे तो लिमिट ये आ जाएगी कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, और इसी टाइप से यहां पे एक लिमिट मिल जाएगी t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को देख के, ये मैं तुम्हें होम असाइनमेंट दे रहा हूं, इस इक्वेशन को देख के तुम एक चीज चेक करना कि 0 से लेके टाउ तक वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो भी तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे एक्चुअल में वही फिर डिस्टेंस भी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सी एक कांस्टेंट वेक्टर है और एफ वेक्टर सी वेक्टर के अलोंग है, तो इसका मतलब एफ एक तरीके से वन डायमेंशनल हो गया, उसको मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन बनी, उसको इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बनी, और उसको फर्दर इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बनी। और वेलोसिटी टाइम को अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर टाउ टाइम तक वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन रहेगी। इसका मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही एक्चुअल में डिस्टेंस होगा, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये भी तुमने कई बुक्स में देखा होगा, ये M1 है और ये M2 है। इसको तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इरोडोम में कई सारे क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में हैं, तो उसको थोड़ा प्रॉपरली आप जरूर देख लीजिएगा कि वेक्टर फॉर्म में हम किस टाइप से लिख सकते हैं उसको। तो इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब ये सिस्टम नीचे को आएगा, M1 को मैं बड़ा ले रहा हूं, लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। और ये सिस्टम ऊपर को जाएगा, और ये मान लो A से जाता है, ये हो गया A। तो A तुम जानते होगे, A होता है नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और नेट पुलिंग फोर्स कितना आ गया, M1G माइनस M2G, और टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। जो है दिस इज नॉट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तुम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। और दोनों एक्सीलरेशन वन डायमेंशनल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ना, अगर देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मैं एक डायरेक्शन को प्लस और दूसरी डायरेक्शन को माइनस लिख सकता हूं। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं तो A1 की जो वैल्यू होगी
ये तो मैं लिखूंगा -a और a2 की वैल्यू लिखूंगा +a। इसका मतलब ये आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a। और a की वैल्यू हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। अगर तुम देखोगे तो a की वैल्यू हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जरा देखो कितना आ रहा है। अगर मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? वो आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी आ रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इंटू जी, ये आ गया। एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले तुमने सिस्टम का जो लॉज ऑफ मोशन में करते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से, तो वो m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। और a1 को मैंने नीचे -a लिख दिया और a2 को मैंने ऊपर को a लिख दिया। तो जब मैंने यहाँ से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मतलब यहाँ से जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया वो आया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a। और जब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फिर वो आंसर आ गया। अच्छा, इसका अल्टरनेट मेथड भी है, सुनो। मुझे अगर a सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं f सेंटर ऑफ मास अपॉन m सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकता हूं। और f सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है टोटल जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब टोटल फोर्स। और m सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है टोटल मास। टोटल मास आ गया, मतलब सिस्टम में ध्यान रखना, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम। अब अगर मैं सिस्टम पे देखूं तो कितना फोर्स लगा, देखो ये T ऊपर लगा, ये T ऊपर लगा, तो 2T तो ऊपर लगा और m1g नीचे लगा और m2g भी नीचे लगा। इसका मतलब टोटल फोर्स लगा प्लस डायरेक्शन में 2T और माइनस डायरेक्शन में m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा प्लस डायरेक्शन में 2T और माइनस डायरेक्शन में m1 प्लस m2 इंटू जी। और टोटल मास आ गया m1 प्लस m2। अब अगर तुम T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सेम आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूट T। और T को बाय द वे हम लॉज ऑफ मोशन में कैसे निकालते थे? जैसे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखता तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कहता कि m1g माइनस टेंशन इक्वल टू m1 इंटू a। तो यहां से तुम T फाइंड करते। तो आई थिंक सेकेंड मेथड भी समझ में आ गई होगी क्या है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जो आंसर निकाला है उसमें जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो प्लस या माइनस होगा, नहीं प्लस या माइनस होगा, क्योंकि मैंने 1D में कन्वर्ट कर लिया था। ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस और नीचे वाली डायरेक्शन माइनस। और तुम्हें इरोडोब में जो आंसर्स दिए हुए वो वेक्टर फॉर्म में दिए हुए, जैसे जी के टर्म्स में दिया हुआ, देखो जी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जी के टर्म्स में दिया हुआ है।
ऐसे करोगे। तो इसको ये ध्यान रखना कैसे करना है। अच्छा वैसे एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, तुम्हें इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, देखो क्या है। ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है ना, तो यहां से ये पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी की डायरेक्शन में है। पैरेलल टू जी, और जी नीचे को है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड्स है। अब इसका लॉजिक बताता हूं, देखो एक हैवी मास है, एक लाइट मास है। हैवी मास नीचे जा रहा है, लाइट ऊपर जा रहा है, और दोनों के एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन हैवी मास का वेटेज ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास में अगर देखोगे तो हैवी मास का वेटेज ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास किधर को आएगा, तो जो है नीचे को आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक हैवी मास है, एक लाइट मास है। हैवी मास नीचे जा रहा है, हल्का मास ऊपर जा रहा है, और दोनों के एक्सीलरेशन के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल है। लेकिन सेंटर ऑफ मास में अगर मैं जाऊंगा तो किसका वेट ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे फाइनली, तो वो किधर को आएगा, तो जो है नीचे को आएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल। इसमें M1 ये था और M2 ये था, और M2 की वैल्यू M1/2 दे रखी थी। तो इसको मान लो M मान लो, तो फिर ये M/2 आ गया, और इनिशियली रेस्ट पे था। अब तुम्हें M1 की ट्रेजेक्ट्री ये दे रखी है, तो तुम्हें ट्रेजेक्ट्री ऑफ M2 निकालनी थी। तो एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आप ये देखो ना, सेंटर ऑफ मास ये होगा। अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इसके नजदीक होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। और ये हमेशा यहीं रहेगा, ऑलवेज एट रेस्ट। एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास को हमेशा यहां पे रखना है। मतलब जब आप M2 की ट्रेजेक्ट्री बनाओगे, तो एक तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास तुम्हारा हमेशा यहाँ पे रहेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हैवी मास के नजदीक होगा। दूसरी बात क्या है, इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, तो जो V सेंटर ऑफ मास होगा, इसको तुम्हें 0 करना है। और V सेंटर ऑफ मास बाय द वे कितना होगा, M इंटू V1 प्लस M/2 इंटू V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया। तो यहां से जो V2 वेक्टर आ रहा है, वो -2V1 वेक्टर होना चाहिए। तो इन दो बातों का तुम्हें ख्याल रखना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो दूसरा हमें आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब जो है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होनी चाहिए, मतलब जो है वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ 1 होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखोगे, अभी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी होगी, बिल्कुल ऐसे होगी और डबल होगी। तो तुम्हें लग ही रहा होगा इसका मतलब ये ऐसे कहीं घूमेगा।
ऐसे कहीं इस टाइप से घूमेगा, बस हो गया, ये कह लो। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जैसे ये था, देखो ये था, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे आई, तो ये वाले पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये उल्टी चलेगी, बस हो गया। ये ऐसे कुछ इस टाइप से होगी, ये M2 है और ये M1 है। तो तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ही पोजीशन में रहना चाहिए, और दूसरा 2 की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 1 की वेलोसिटी की डबल आनी चाहिए हमेशा, और उसके अपोजिट आनी चाहिए। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। M1 M2 है, इंटरकनेक्टेड बाय स्प्रिंग्स, और t इक्वल टू 0 पे V1 और V2 उनकी वेलोसिटी है, और फिर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हैं, अर्थ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, और टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम और उसका रेडियस वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। दोबारा सुनो क्या है। M1 और M2 के बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और दोनों की वेलोसिटी V1 और V2 है, और वो बिल्कुल एयर में कहीं मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो ये है, ये M1 है, ये V1 है, और ये M2 है, और ये V2 है, कोई भी वेलोसिटी, और ये बिल्कुल एयर में मूव कर रहे हैं। तो तुम्हें टाइम डिपेंडेंस निकालना है बेटा, ध्यान रखना, टाइम डिपेंडेंस निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टी। एक तो टोटल मोमेंटम निकालना है, और सेंटर ऑफ मास का रेडियस वेक्टर निकालना है रिलेटिव टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो, तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। M1 और M2 के बीच में एक स्प्रिंग है, उनकी वेलोसिटी V1 और V2 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, और एयर में डाल दिया तुमने। तो तुम्हें सिस्टम का मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले पार्ट में हम सेंटर ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगा हुआ है वो M1 प्लस M2 इंटू जी लगा हुआ है, और ये फोर्स अल्टीमेटली कांस्टेंट है। तो अगर मैं इंपल्स निकालूं तो वो डायरेक्टली फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। लीनियर इंपल्स निकाला है, ध्यान रखना, सीधे फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये बन गया M1 प्लस M2 जी वेक्टर इंटू टी, और लीनियर इंपल्स क्या होगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल तुम्हें निकालना है। और सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना दिया था बताओ। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम दिया था M1 V1 प्लस M2 V2, ये निकालना है। ये कर, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगा है वो M1 प्लस M2 इंटू जी वेक्टर लगा है, और कांस्टेंट वेक्टर लगा हुआ है। तो मैं लीनियर इंपल्स को सीधे टाइम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं।
और लीनियर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल तुम्हें फाइंड करना है, और इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, तो यहाँ से पी फाइनल वेक्टर निकाल लेना, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा ये ऐसे आ गया। अब सिंपल है सेकेंड पार्ट। अब जब दोनों पार्टिकल्स एयर में होते हैं तो फिर जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो जी वेक्टर के इक्वल आता है। इसका मतलब अगर मुझे आर वेक्टर निकालना है तो वो होगा वी सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो वी सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअल में यू सेंटर ऑफ मास होगा, ध्यान रखना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बाय द वे ये कितना होगा, ये होगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और मैंने आपसे कहा कि अगर कई सारे पार्टिकल्स एयर में होते हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन निकल के आता है वो जी के इक्वली निकल के आता है, तो यहाँ पे जो ए सेंटर ऑफ मास होगा वो जी वेक्टर के इक्वल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा हुआ है और इनिशियल पोजीशन से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी तुम्हें पोजीशन वेक्टर निकालना था, तो u सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे u सेंटर ऑफ मास होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, और a सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होता है, g वेक्टर के इक्वल। आंसर तुम्हें ये दिया था, यहाँ पे ना ये v सेंटर ऑफ मास होगा एक्चुअल में, v नॉट की जो वैल्यू है v सेंटर ऑफ मास होगी, और ये होगी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 होगी। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें तुम इसको एक्सप्रेस कर देते हो, फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है, मासेस m1 m2 दे रखे हैं, और x को तुम इधर प्रेस कर देते हो। तो तुमसे कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है जब वन ब्रेक ऑफ द वॉल, ये कह रहा है। अब तुम एक बात बताओ कि जैसे ये है, देखो तुमने इसको x प्रेस किया, ये 1 था, ये 2 था। अब जब ये यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे जो v2 होगी वो हम कैसे निकालेंगे, कि जो हाफ kx स्क्वायर एनर्जी है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 में चली जाएगी ना। अगर मैं ये v2 निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखो आपने हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी दी थी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां से तुम v2 फाइंड कर लो। अब आप ये देखो, जैसे ही ये इसको छोड़ेगा, जैसे ही इसको छोड़ेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा और 1 वाले पे इधर को फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो वॉल से कांटेक्ट छोड़ देगा, तो फिर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा, और अभी जो भी इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है
फिर उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। तो अगर मैं इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं तो वो कितनी आएगी? देखो, इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो होगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अभी तक v1 जीरो थी, इसको जीरो रख देना, और v2 हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो वो वैल्यू पुट कर देना। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। एक बार सॉल्यूशन दोबारा देख लो। तुमने इसको x प्रेस किया, जब ये वापस आया तो जो हाफ kx स्क्वायर की एनर्जी थी वो पूरी की पूरी 2 की काइनेटिक एनर्जी में चले गई। तो वहां से तुमने v2 फाइंड कर लिया। अब ये जैसे ही उस पोजीशन को छोड़ेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, और स्प्रिंग जब इलोंगेट होना शुरू होगा तो वन में राइट हैंड साइड को फोर्स लगेगा, kx फोर्स। इसका मतलब वो वॉल से कांटेक्ट छोड़ देगा, तो फिर सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज इससे पहले वॉल से एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो भी सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिली है फिर वो उसी की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा, बस हो गया। लेकिन अभी तक जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो तुम कैसे निकालोगे? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 से। लेकिन v1 को क्या पुट कर दोगे? जीरो पुट कर दोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। पहले पार्ट में दोनों के मासेस इक्वल दे रखे हैं और दूसरे पार्ट में मासेस अलग अलग दिए हुए हैं, वो तो चलो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तुमसे ये कहता है, और इनिशियली इसकी नेचुरल लेंथ आपको L नॉट दे रखी थी और स्टिफनेस K दे रखी है, मतलब फोर्स कांस्टेंट K दिया हुआ है और यहाँ पे एक F लगा हुआ है। तो तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस निकालनी है दोनों के बीच में। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। M2 पे तुमने एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया और इनिशियल नॉन डिफॉर्म्ड लेंथ L नॉट दे रखी थी, स्टिफनेस K दिया हुआ है। तो तुम्हें दोनों ब्लॉक्स के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें देखो क्या क्या कंसेप्ट होंगे। सबसे पहला, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखना। तो ड्यूरिंग द मोशन क्या होगा ना, ड्यूरिंग द मोशन या तो ये इलोंगेट रहेगा या एट द मोस्ट नेचुरल लेंथ पे आएगा। बस इस पे थोड़ा दिमाग लगाओगे, ये भी तुम्हारा एक तरीके से होम असाइनमेंट है। ड्यूरिंग द मोशन अगर आप देखोगे तो वो या तो इलोंगेटेड रहेगा और या फिर नेचुरल लेंथ पे रहेगा। पहला कंसेप्ट तो ये है। तो इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो तो L नॉट रहेगी। ये देखो, ये तो ये आ गई। अब चलते हैं तीसरा कंसेप्ट, मैक्सिमम इलोंगेशन। मान लो x है, अब ध्यान से देखना बेटा, जो है मैक्सिमम इलोंगेशन मान लो x है। तो पहली बात तो जो d की मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो L0 प्लस एक्स होगी। और मैक्सिमम इलोंगेशन पे तुम जानते होगे M1 की, M2 की या सेंटर ऑफ मास की। एक कॉमन वेलोसिटी आती है, क्यों? और वो मान लो v है लेट। और सपोज करो M1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है और M2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है। सही क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। जो है पहला पॉइंट तुम्हें क्या करना है कि पहला पॉइंट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये ड्यूरिंग द मोशन या तो इलोंगेटेड रहेगा और या फिर नेचुरल लेंथ पे रहेगा, कंप्रेस्ड नहीं होगा, नॉट कंप्रेस्ड। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस दोनों ब्लॉक्स के बीच में L0 रहेगी। अब चलते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन कि मान लो मैक्सिमम इलोंगेशन x है, तो मैंने तुमसे कहा d की मैक्सिमम वैल्यू L0 प्लस एक्स होगी। अब मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ चीजें तुम जानते होगे। एक तो सेंटर ऑफ मास की, M1 की और M2 की एक ही वेलोसिटी आती है और वो मान लो v आ रही है। और M1 का डिस्प्लेसमेंट मान लो इस समय x1 है, जैसे तुम ये बताओ कि ये मान लो x1 डिस्प्लेस हो गया अभी और ये मान लो x2 डिस्प्लेस हो गया। तो देखो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले जो x होगा वो x2 माइनस x1 होगा। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, जैसे तुम देखो ना ये है बेटा। जो है मान लो ये भी 2 मीटर जाता और ये भी 2 मीटर जाता, नहीं बताओ। जो है तो इसका मतलब इलोंगेशन 0 होता। लेकिन अगर मान लो ये 1 मीटर गया और ये 3 मीटर गया, तो इसका मतलब जो इलोंगेशन होगा वो 2 मीटर होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात देखो, s सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, s सेंटर ऑफ मास इक्वल टू u सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर। एक तो ये होता, या तुम ऐसे भी कह सकते हो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू u सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सेंटर ऑफ मास इंटू एस सेंटर ऑफ मास। ये दो इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या टाइम वाले की हमें नहीं रिक्वायरमेंट है। अब सुनना, ध्यान से देखना बेटा। जो है मैक्सिमम इलोंगेशन पे v सेंटर ऑफ मास v ही है, तो इसका मतलब v स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था तो ये 0 आ गया, प्लस 2 ए सेंटर ऑफ मास होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स हमारा लगा हुआ है F और टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2 आ गया। और S सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें मैथ्स काफी इन्वॉल्व होती है, तो मैं मेन तुम्हें इक्वेशंस बता दे रहा हूं। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। और एक लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स F है और ये वाला ब्लॉक x2 डिस्प्लेस हो गया है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया बताओ, F इंटू एक्स टू वर्क किया ना। अगर आप देखो एक्सटर्नल फोर्स F है और x2 ये डिस्प्लेस हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया बताओ, F इंटू एक्स टू किया।
और ये किसके इक्वल होना चाहिए? सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया है, और सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कितना चेंज आया देखो, एक तो हाफ kx स्क्वायर, एक हाफ m1v स्क्वायर, और प्लस हाफ m2v स्क्वायर। तो ये मेन इक्वेशंस हैं, और इनको सॉल्व करके, इतनी इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम निकालोगे x, और उसके बाद जो d की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी L0 प्लस x। ये है फाइनली कंसेप्ट, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, सुन लो। ड्यूरिंग द मोशन स्प्रिंग या तो इलोंगेटेड रहेगा या नेचुरल लेंथ पे रहेगा, कंप्रेस नहीं होगा। तो मिनिमम लेंथ तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में L0 होगी। मैक्सिमम इलोंगेशन मैंने x एज्यूम किया, तो वहां पे एक चीज तुम जानते होगे कि सेंटर ऑफ मास m1 और m2 की एक ही वेलोसिटी आती है, और उसको मैंने v एज्यूम कर लिया। और मान लो अभी m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है और m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशंस लगाई हैं देखो। एक तो पहले मैंने लिखा x की वैल्यू x2 माइनस x1 होगी, दूसरी मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई है, और तीसरा मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स F था वो जिस पे लगा था वो x2 डिस्प्लेस हुआ था, तो इसका मतलब उसने जो वर्क किया वो F इंटू x2 किया, और वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी चेंज होगा उसके इक्वल होना चाहिए। और मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या चेंज हुआ, एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ, एक हाफ m1v स्क्वायर हुआ, और एक हाफ m2v स्क्वायर हुआ। इतना ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके बाद एक और आई थी, ये चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े थे, तो हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़े ज़्यादा कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड डे।